जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 11, JOC लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। कितने टाइप के रिएक्शन हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के रिएक्शंस हम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेसिकली 4 तरीके के रिएक्शंस होंगे। याद करो, क्लास 10th में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, याद है किसी को? थोड़ा बहुत तो याद होगा। पहला रिएक्शन कौन सा था? कॉम्बिनेशन। दूसरा रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन। तीसरा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। चौथा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। सेम वही रिएक्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहला रिएक्शन जिसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। कंबाइन होने का मतलब क्या हुआ? ऐड होना। तो जिसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते थे, यहाँ पे वो एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। दूसरा रिएक्शन जिसे आप लोग कॉम्बिनेशन के बाद अगला क्या था? डीकॉम्पोजिशन यानी टूटना। यहाँ पे यानी कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे थे, अपोजिट। सेम इसी तरीके से एडिशन का मतलब ऐड होना, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट होना, गायब होना, टूटना। तो अगला रिएक्शन आपका होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो तीसरा रिएक्शन अगर कोई बताए। सब यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक एटम आता था किसी दूसरे को डिस्प्लेस करता था। उसी को थोड़े से अलग टर्म में हम सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट। हमारे पास टोटल 4 टाइप के रिएक्शन हैं और ये चारों मैंने लिख दिया है। एडिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइड होगा 3 तरीके से। डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो। मैं आपको याद करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको इंटरमीडिएट बताए थे। कौन कौन से इंटरमीडिएट थे? कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल। सेम इसी तरीके से जब हम एडिशन रिएक्शन करेंगे तो 3 टाइप का एडिशन रिएक्शन होगा। कौन कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा? देखो, एक तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा और एक कैटायन। कैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता था या न्यूक्लियोफाइल होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था ना। और एनायन न्यूक्लियोफाइल होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक किया एडिशन रिएक्शन के लिए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक किया एडिशन रिएक्शन के लिए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर फ्री रेडिकल ने अटैक किया तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो 3 तरीके के एडिशन रिएक्शन कौन कौन से हो गए बेटा? पहला हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिपेंड करता है कि आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या है। अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से जानेंगे। क्या नाम होगा उसका? बीटा एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा और गामा एलिमिनेशन। अच्छा, डेल्टा और थीटा भी होता है। बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में बीटा और गामा एलिमिनेशन है, तो हम वही जे में ही गामा एलिमिनेशन, अदरवाइज तो बीटा एलिमिनेशन ही सिर्फ है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके का होगा।
देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करें और दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेटा ऐसे लिखते हैं SE, वेयर ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और S क्या बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इससे पहले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, इलेक्ट्रोफिलिक के भी पार्ट होते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि एलिफेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। और उसमें मैं आपके 5 रिएक्शंस अलग तरीके से लिखूंगा। सबसे पहला होगा हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा होगा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगला है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये 5 रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। अगला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सिंपली क्या बोलेंगे, SN। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 तरीके का होगा, एक यूनिमोलिक्यूलर, टू स्टेप रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन, और एक होगा बाईमोलिक्यूलर 1 स्टेप रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन को हम लोग सिंपली SN1 बोलेंगे। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, SN का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर। अब इसको समझ गए हो, क्या बोलेंगे SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 2 का मतलब बाईमोलिक्यूलर। इतने टाइप के रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। आज के लेक्चर के ख़त्म होते होते हम इन पूरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा। ओके, नोट करें इसे। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं और उस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कितने हमने बताया बेटा, 3। लेकिन इससे पहले कि जो एडिशन हो या रिएक्शन हो, मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूँ। रिएक्शन एडिशन है यानी कि ऐड होगा, और ऐड कोई चीज़ किस में होता है, जिसमें ऐड होने के लिए जगह होती है। यानी कि ये रिएक्शन सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए होगा या अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए, क्या लगता है, अनसेचुरेटेड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपके पास 3 है, कौन कौन सा, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लिक। कोई भी साइक्लो वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए इसका DU 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर इसका डी यू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। हम पहले एल्कीन के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास डबल बॉन्ड है और आप इस पर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना होगा। मैंने मान लो ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो एक के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, यही तो हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया और तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ा और बाद में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इस वजह से इस रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन बेटा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, याद करो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड कैसे घूमेगा, इस तरफ यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दिया और उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड देन आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया इसके ऊपर और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या बात क्लियर हुई? इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल हो, अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल हो तो उसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का उसका नाम देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है और अब मैंने इसमें HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर कभी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन। उसमें एक जगह H लगता है, एक जगह Br लगेगा। तो यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है HH लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो एक जगह H आया और एक जगह Br आया और दोनों फ्री रेडिकल, क्योंकि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है। एनीवे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे सबके बारे में, चिंता ना करें। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एडिशन रिएक्शन में बस कोई भी चीज़ ऐड होगा, जो चीज़ ऐड होगा उसको जानना है, जिसमें ऐड होगा उसको जानना है। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेड डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। आओ देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। इसमें बेटा मार्कोनिकॉफ रूल में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, अब मैं एक इलेक्ट्रोफाइल लेके चलता हूँ, वो है हाइड्रोजन, है ना। तो देखें ज़रा, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसमें HBr ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसमें HBr ऐड करा है। अब एक जगह H जाएगा और एक जगह Br। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ना। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके ऐड होगा जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो बताओ H प्लस कहाँ जाएगा,
ये H प्लस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये बनेगा प्रोडक्ट CH3। अब ये यहाँ पे आया, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ऐसे घुमा रहा होगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। और इस नेगेटिव पे कौन अटैक कर गया, H प्लस अटैक कर गया। और इसकी वजह से यहाँ पे आया CH3, इसके ऊपर बताओ क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया, CH3। CH2 पहले से था, एक H और हो गया CH3। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है किसी को? क्या किया मैंने बोला अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इस पर ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने इस H को यहाँ पे भेज दिया और उसके बदले में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। क्या बात क्लियर होगी? ये आपका कार्बोकैटायन है। अब हमने क्या किया, इस कार्बोकैटायन में कौन अटैक करेगा, Br माइनस। अब Br माइनस मस्त होकर इसके ऊपर जाके अटैक करेगा और आपका जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, Br। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये एडिशन आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान देना, क्या हो इसके बाद देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन में H प्लस वहाँ जाता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये बात तो सही है। लेकिन Br हमेशा क्या वहीं उसके बगल में ही जाएगा। देखो यहाँ पे H गया तो Br कहाँ जाएगा, इसके बगल में। इस वाले क्वेश्चन में तो Br उसके बगल में ही गया, लेकिन क्या हर बार Br उसके बगल में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के बाद जब एक बार स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया तब जाकर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। तो हेडिंग डालेंगे आप मार्कोनिकॉफ रूल और इसमें स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें लिखेंगे। ये एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले स्टेप लिखेंगे, ठीक है ना? ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो स्टेप लिखवा रहा हूँ वो आप लिखेंगे। सबसे पहले अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्पेशली क्या होता है H प्लस ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एट दैट डबल bonded carbon atom having higher number of hydrogen atom, उस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से प्रेजेंट हैं। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज्ड बाय स्टेप फॉर मोर स्टेबिलिटी। दूसरी स्टेप में कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज कर सकते हो। एंड थर्ड और लास्ट स्टेप, कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इधर एज करूं। इस वाले एग्जाम्पल में आपने कहा सर इस वाले एग्जाम्पल में आपने स्टेप नंबर 1 यूज किया, स्टेप नंबर 3 यूज किया। क्या मैंने स्टेप नंबर 2 यूज किया? नहीं। पहले स्टेप में मैंने हाइड्रोजन को वहाँ भेज दिया जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे, फिर बना हुआ कार्बोकैटायन मैंने Br माइनस को उठा के उसी कार्बोकैटायन पे भेज दिया। यानी कि हमने स्टेप नंबर 1 यूज किया और स्टेप नंबर 3 यूज किया। तो कहाँ पर स्टेप नंबर 2 यूज होगा, ये सवाल है। इस सवाल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है, एक CH3H CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल दिख गया? अच्छा सवाल है ना? इसके लिए मैं ये इरेज कर दूं, ठीक। बताइए, अब आपने पहला स्टेप क्या यूज किया? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या H+ ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बताओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में एक ये एटम है और एक ये एटम है, इन दोनों में हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? राइट साइड वाले के पास या लेफ्ट साइड वाले के पास? राइट साइड वाले। यानी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा ये तो पता चल गया। बताओ कहाँ जाएगा हाइड्रोजन? हमने इसके ऊपर भेज दिया, और जैसे हमने हाइड्रोजन इसके ऊपर भेजा, ये बना CH3CH3CH। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आया CH3। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा सर पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे स्टेप को जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज फॉर मोर स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है, ये कितने डिग्री की कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री बना है ना? कितने डिग्री का कार्बोकैटायन? अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन याद आया होगा, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस हाइड्रोजन को इसके ऊपर शिफ्ट कर दूँ, और अगर मैंने ऐसा काम कर दिया कि इस हाइड्रोजन को मैंने इसके ऊपर शिफ्ट किया, तो बना क्या? CH3C, और यहाँ आया CH3, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? CH2, और ये आया CH3, और इसके शिफ्टिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल गया? अब बताओ ये कितनी डिग्री कार्बोकैटायन? अब आपको ऑलरेडी पता है कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब बना हुआ स्टेबल कार्बोकैटायन देखो, अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल ऑन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तब बताओ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला है या ये वाला है? तो बताओ, अब आप समझ गए होगे Br- कहाँ अटैक करेगा? Br- का मैं अटैक कराऊंगा यहाँ पे जा करके, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C CH3। अब Br आपका यहाँ ऐड होगा, और ये आया CH2 CH3। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे बताओ? ज़्यादातर बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या भेज दिया? H, और यहाँ पे क्या भेज देंगे? Br। लेकिन क्या यहाँ पे Br आएगा बेटा? नहीं। हमें क्या करना होगा? पहले स्टेप में H तो अटैक करा देंगे, लेकिन दूसरे स्टेप में हमें देखना होगा क्या स्टेबल कार्बोकैटायन होगा या नहीं। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है, इसे 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। 1 से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ किसके ऊपर? 2 के ऊपर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलें। मेरे ख्याल से अब तक आपको क्लियर हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन को कहाँ भेजेंगे? डबली बॉन्डेड कार्बन। कौन से डबली बॉन्डेड कार्बन पे? जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। फिर क्या करेंगे? हम बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबल करेंगे, और बना जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उसके ऊपर कौन अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक और सवाल आपके सामने है। CH3C, एक यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और आप मुझे आंसर देंगे कि इसका क्या बनेगा। क्या दे पाओगे? पहले स्टेप में बताओ क्या होगा? H कहाँ जाएगा? आपने कहा H CH2 के ऊपर चला जाएगा। बना क्या? CH3C CH3 आगे CH, और यहाँ पे आया CH3। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। कितने डिग्री का बेटा? तो मैं अगर यहाँ से CH3 अटैक शिफ्ट करा दूँ, कोई ज़रूरी नहीं हाइड्राइड शिफ्ट हो, कुछ भी शिफ्ट हो सकता है। मैंने CH3 शिफ्ट कराया, इसे बोलेंगे 1 to 2 मिथाइल शिफ्टिंग। पिछली बार क्या बोला था? हाइड्राइड, इस बार मिथाइल शिफ्टिंग। तो इसकी वजह से क्या बना? CH3C, और यहाँ पे आया CH3, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये आया CH। अब CH की वजह से क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ गया? CH3, क्योंकि यहाँ से CH3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और आगे क्या आ गया? CH3। अब आखिरी स्टेप में आपने किसको अटैक कराया? Br- को इसके ऊपर अटैक करा दिया। इससे जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से बन गया। Br देखो यहाँ पे है, और ये आया CH,
और इस पर यहाँ पे CH3, आगे CH3। उम्मीद से अलग प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन इस पर और करेंगे। तीसरा सवाल। ओके, चौथा है ना बेटा? ठीक है, चौथा सवाल है C। फिर से यहाँ पे मैं H लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो HBr। अब आप मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले H को अटैक करा दिया है ना, एक ही स्टेप में सब कुछ लिख दूं। आपने H को अटैक करा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इस H प्लस को शिफ्ट कराया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। बताओ Br कहाँ अटैक करेगा? इस पर, और इस पर कौन अटैक किया? तो बना क्या? फाइनल प्रोडक्ट बता दो। CH3C, नीचे बेंजीन, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br लग गया, और आगे आया CH2 CH3। सीधा आंसर, हाँ या ना? तो अब आगे से कभी भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप आंसर ऐसे बना पाओगे ना बेटा? चलो जल्दी बताओ। पांचवा सवाल, H कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे है ना। Br कहाँ अटैक करना चाहिए? यहाँ पे, बट बगल में क्या है? CH3, तो ये शिफ्ट हो जाएगा और Br अटैक यहाँ पे करेगा। फाइनल आंसर। इससे अपनी कॉपी में नोट करिए, यह है मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप मुझे बताएंगे कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कब होगा? क्या हर किसी कंपाउंड में कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? नहीं। किस में करेगा? जिसमें स्टेबल हो सके, और जिसमें स्टेबल नहीं होना है उसमें नहीं करेगा। वेरी गुड। उसमें सबसे पहला, अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन जरा मुझे बताना। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या ऐड कराने वाला हूँ? हाइड्रेशन का मतलब क्या ऐड कराने वाला हूँ? वाटर। वाटर मतलब H2O। H2O कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस में। अब जब नॉर्मल कंडीशन में कोई सी एल्कीन में एडिशन देखना है तो एक मेरा एक तरीका यूज करो, धक्का मारो कॉन्सेप्ट। हालांकि मार्कोनिकॉफ रूल ही है, लेकिन सिंपल तरीका ही। अब आपको ये देखो, CH3 का काम क्या है? धक्का मारना, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे की तरफ ऐसे झुकेगा? अगर मैं किसी चीज़ को पुश करूं तो वो आगे की तरफ ही तो गिरेगा। तो मैंने इस CH3 की वजह से इस डबल बॉन्ड को पुश किया गया, डबल बॉन्ड आगे की तरफ गिरा। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड गिरता है उसके ऊपर नेगेटिव और बगल में पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। और नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। बताओ प्रोडक्ट क्या बना बेटा? CH3CH, इसके पास क्या आ गया? OH, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर से एक सवाल का जवाब देंगे। बताइए। अब कहीं से भी तोड़ सकता हूँ क्योंकि सिमेट्री है ना, तो मैंने डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। बताओ H प्लस कहाँ जाएगा? माइनस पे। और OH माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? क्लियर है? लेकिन अगर मैं इस सवाल को ऐसे कर देता, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, अब बताओ इसका तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा प्लस आई का? और उसकी वजह से बॉन्ड किधर घूमेगा? किधर घूमेगा? नीचे की तरफ। मैंने बॉन्ड को नीचे की तरफ घुमा दिया, और जैसे मैंने बॉन्ड को नीचे की तरफ घुमाया, प्लस क्या डाला बेटा? H2O। तो बताओ H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा? यहाँ पे H और यहाँ पे OH। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, बता दोगे? पक्का? तैयार हो? लो फिर।
नॉर्मल स्टूडेंट और ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में यही अंतर आएगा। आप नॉर्मली आप क्या करो, डबल बॉन्ड घुमाओगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा, बट ऐसा होगा क्या, क्यों? क्योंकि क्यों नहीं होगा बताओ, अभी तो बताया था, स्टेबिलिटी। अब बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, और जैसे आपने ये बॉन्ड घुमाया, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, H प्लस को तो आपने इसके पास भेज दिया, इसका H प्लस किसके पास आया, इसके पास आ गया, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन गया, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, सॉरी इसके ऊपर कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे तो H आ गया। अब यहाँ पे भाई 3 बॉन्ड बना है तो एक कौन होगा, 3 बॉन्ड बना है तो एक कौन होगा, हाइड्रोजन। 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो एक तो हाइड्रोजन होगा, या हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री बन गया। अब बना हुआ 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, OH माइनस, ये देखो। तो जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ा सा अलग आंसर। आप क्या सोच रहे थे, आप यहाँ पे H डालते, यहाँ पे OH डालते, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, ये है जेई। सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और। नोट करें इसे। ये हाइड्रेशन हुआ। दूसरा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब किसका एडिशन, वाटर का। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, या इसे आप कैटालिटिक ऐसे लिख सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको ऐसे देखो, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है अगर, और उस डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये देखो, बताओ बेटा क्या लिख दूँ, बस दोनों एक बॉन्ड को तोड़ूँ, क्या लिख दूँ, दोनों का एक एक H दे दूँ, क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3, शाबाश। एक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहाँ से आवाज निकल रही है, अभिनव तुम नहीं कर रहे, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होगा, स्पेशली फॉर कार्बोनिल ग्रुप। जहाँ कार्बोनिल ग्रुप होगा स्पेशली उसके लिए होगा। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और आप सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से घूमेगा। याद करो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैंने सिखाया था, उसमें ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैक करता है, तो कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल होता है और उसके बाद O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आखिरी में क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल डाल देंगे इसके ऊपर, और ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे मैंने HCH डबल बॉन्ड O प्लस HCN, मुझे ये रिएक्शन कराना है। अब आप समझ गए हो कि ये डबल बॉन्ड घूमेगा,
इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, H प्लस कहाँ जाएगा बेटा? माइनस पे, और माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, OH, और क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल की जगह CN आ गया। एक बात बताओ बेटा, क्या इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? sp2 है, और sp2 है तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर है। अभी ये क्या हो गया? इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? और ये क्या हो गया? टेट्रा। तो बताओ एडिशन रिएक्शन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है? sp2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? sp3। ये कोई भी एडिशन रिएक्शन हो, सब में यही होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O प्लस HCN सेम रिएक्शन फिर से कराऊँ, अब आप समझ गए होगा, ये डबल बॉन्ड इधर घूमेगा, माइनस और यहाँ पे प्लस। ये H प्लस कहाँ पे जाएगा बेटा? माइनस पे, और माइनस वाला CN माइनस प्लस पे। तो कार्बन एक CH3, दो CH3, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे CN आ गया। एक और बात यहीं पे लगे हाथ में पूछ लेता हूँ, जो भी एडिशन हो रहा है उसमें ये देखना, एक ग्रुप ये है, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। इस ग्रुप का क्या नाम है बेटा? ये एल्डिहाइड है। और एक ये ग्रुप है जिसमें यहाँ पे भी कार्बन होता है और यहाँ पे भी कार्बन होता है, इसे क्या बोलते हैं? कीटोन होता है। एक एल्डिहाइड, एक कीटोन। क्या लगता है अटैक जो हो रहा है वो किस में आसानी से हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HC डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3 डबल बॉन्ड O। किस में अटैक आसानी से होगा? जिसमें रिपल्सन कम हो अटैक करने के टाइम पे। मान लो जहाँ पे कोई अटैक करने जा रहा है वहाँ कोई रिपेल करने वाला ग्रुप है जो उसे अपोज कर रहा है, तो अटैक हो पाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे अटैकिंग रिपल्सन के लिए कौन है? हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे रिपल्सन के लिए कौन है? कौन ज़्यादा रिपेल करेगा? CH3 बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप से रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, तो अटैक क्या हो जाएगा? कम। अटैक के चांसेस कम होंगे तो रिएक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कीटोन की कम। वेरी गुड। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी बेटे? एल्डिहाइड की इज ग्रेटर देन कीटोन। चलिए इसे नोट कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इससे ये तब होगा जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास CH3C, मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HBr, और यहाँ पे मैंने पेरोक्साइड रख दिया। क्या रख दिया बेटा? पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिका का मतलब उल्टा होना चाहिए। इस बार हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो एंटी यानी कि उल्टा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, Br उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो CH3CH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? Br। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो सेम क्वेश्चन फिर से बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? पेरोक्साइड। और ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एक कुछ नोट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, in anti-Markovnikov addition, hydrogen attached to that double bonded carbon atom, hydrogen attached
to that double bonded carbon atom which have least number of hydrogen atom. हाँ, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और पॉइंट इसी के नीचे लिखेंगे, लीस्ट या लेस लिख दो, कोई दिक्कत है। एक और लिखेंगे इसी के नीचे, इट इज अप्लीकेबल in the presence of peroxide. It is applicable in the presence of peroxide. peroxide के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अगर मैं ऐसे लिखूं फिर से, सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या कर दिया, पेरोक्साइड ऐड कर दिया। बताओ कहाँ पे एच जाएगा, कहाँ पे बी आर जाएगा? एच ऊपर जाएगा और बी आर नीचे आएगा। आसान है ना? गुड। एक और बात, चाहे मार्कोनिकॉफ रूल हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, वो दोनों तभी काम करेंगे जब एल्कीन नॉन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए काम नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपसे कहा था CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, और सेम यही क्वेश्चन फिर से CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताओ बेटा, दोनों में अब हाइड्रोजन कहाँ भेजोगे? क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं ना कि डबल बॉन्ड कार्बन ये दोनों है, तो दोनों के पास बराबर हाइड्रोजन है, तो कहाँ भेजोगे? बता, भेज पाओगे क्या? नहीं। क्या मार्कोनी या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा? नहीं। तो एंटी मार्कोनी या मार्कोनिकॉफ रूल तब काम नहीं करेगा जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो। ठीक है, लिखेंगे, एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल is applicable only for unsymmetrical alkene, only for unsymmetrical alkene। कहीं पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तभी जाकर के ये काम करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? गुड। इस तरीके से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आराम से देख लिए। अगला है नेक्स्ट हेडिंग सी में, एडिशन रिएक्शन में ओजोनोलिसिस। अच्छा, इन दोनों का रिएक्शन का आंसर बताओ क्या होगा फटाक से? दोनों का सेम रिएक्शन का आंसर होगा ना, CH3CH, यहाँ पे अगर मैंने H लगाया तो CH यहाँ पे लगा दिया Br और ये CH3, इसमें भी सेम आंसर होगा CH3CH H CH Br और CH3, दोनों का आंसर सेम होगा। चलिए, हमारा अगला हेडिंग होगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मान लीजिए इस टाइप का कोई एल्कीन है और आपने इसमें ओजोन डाल दिया। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? O3। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा समझना होता है। आपने क्या डाला है? O3। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो उस 3 ऑक्सीजन को किसी तरीके से डबल बॉन्ड में फंसाना है। फंसाना आप लोगों को अच्छे से आता है। कैसे? देखेंगे, HCH, दूसरा वाला कार्बन H एंड H। बीच के डबल बॉन्ड को मैंने अभी लिखा नहीं है क्योंकि उसे तोड़ना है। ऊपर वाला डबल बॉन्ड तोड़ा और इसमें एक ऑक्सीजन इस तरीके से फंसा दिया। नीचे वाला डबल बॉन्ड तोड़ा, उसमें 2 ऑक्सीजन इस तरीके से फंसा दिया और एक घर बना दिया। देखो ऐसे पेंटागन बन रहा है। अब अगले स्टेप में आपको भेजना होता है जिंक।
दूसरे स्टेप में आपको भेजना होता है जिंक। ये जिंक यहाँ पे जाएगा और इस ऑक्सीजन को लेकर के उड़ जाएगा, गायब हो गया। क्या ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया और इधर ये वाला बॉन्ड भी फ्री हो गया। अब ये कार्बन दोनों बॉन्ड फ्री हो गया तो भैया वो बॉन्ड तो बनाना चाहेगा ना, तो जा कर के वो इनसे बोलेगा और ये बॉन्ड तोड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा और ये वाला बॉन्ड भी नीचे की तरफ आएगा। और किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। जरा मुझे बताओ, HCH डबल बॉन्ड O, ये जो डबल बॉन्ड O है, क्या मैं इस डबल बॉन्ड O को सामने भी तो लिख सकता हूँ प्लस, क्या सेम यही फिर से HHC डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या सेम वही कंपाउंड फिर से मिलेगा? तो क्या 2 बार ये मिल गया। इसका नाम क्या फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। तो मेरे ख्याल से ओजोनोलिसिस अब आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन 2 करके दिखाओगे। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। चलो तब तक मैं इस तरफ इरेज कर देता हूं, है ना। अब सभी लोग मैच कराएंगे प्रोडक्ट क्या बना। पहला CH3 C CH3 C CH3 CH3 O। बताओ ये क्या A बन गया। अब आपने इसमें क्या डाला? जिंक, तो जिंक आया और O को लेके गायब हो गया। ये बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा और इस बॉन्ड को नीचे भेजा और इस वाले बॉन्ड को भी नीचे भेजा, और क्या बन गया? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, क्या यही बना बेटा? इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉन या एसीटोन, है ना। क्लियर है? अगर ये कर लिया तो बहुत आसान है यार, तुम लोग कितने टैलेंटेड हो। टैलेंटेड तो हो। चलो फिर लो भाई, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। कम ऑन, कितना मिनट दिया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 1 मिनट। हाँ बस 1 मिनट। आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके A और B बताने के लिए। कम ऑन। चलिए अब मैच कराते हैं। आप लोग आंसर मैच कराना, ठीक है। जैसे मैंने वो डाला तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड अभी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। 1 O मैंने यहाँ रखा और 2 O मैंने यहाँ रखा। क्या कितने लोगों का सही है? या आप उल्टा कर सकते हो, 2 O अंदर की तरफ कर सकते हो, 1 O बाहर की तरफ कर सकते हो। आपका आंसर तब भी सही होगा बेटा। अगर आप में से किसी ने इस तरीके से किया है तो भी सही है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर करेक्ट है। अब आपने क्या डाला इसमें? जिंक। तो जिंक आपने यहाँ डाला तो ZN गायब हुआ। अगर आपने यहाँ डाला तो ये ZN गायब होगा, और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, और ये यहाँ से बीच से टूटेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, डबल बॉन्ड इधर आया, ये इधर आया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। क्या हुआ? क्या ये बना? या आप लोग अगर इस हिसाब से चल रहे हो तो आपका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, है ना। या आप में से किसी ने ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हो, तो कैसे भी लिख दो। क्या क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? अगर ये आ गया है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। चलो जब तक आप ये करेंगे तब तक इस तरफ मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए ना, जिन लोग मैच कराइए जिन लोगों ने बना लिया। मैंने क्या किया, पहले
आपने डबल बॉन्ड को नहीं बनाया, बनाया क्या? नहीं। आपने एक O इधर रखा, एक बॉन्ड टूट गया, और 2 O यहाँ रख के दूसरा वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। सेम यही काम इसके साथ किया, एक O यहाँ रख के आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और 2 O आपने यहाँ रखा और ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक, अब आखिरी में आपने क्या डाला यहाँ पे? जिंक। तो जैसे आपने यहाँ जिंक के 2 मोल डाले होंगे, ZnO बन गया होगा। ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर आया होगा, ये इधर आया होगा, ये इधर आया होगा और ये इधर आया होगा, जिसके चक्कर में ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया होगा। बताइए क्या बना प्रोडक्ट? और साथ ही साथ इसी का दूसरा मोल भी ऐसे बन गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है? अगर ऐसा है तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या होगा अगर मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराऊं? बेंजीन का ओजोनोलिसिस अगर मैं कराऊं तो क्या बनेगा? चलिए मैच कराना, ठीक है। पहले स्टेप में जो डबल बॉन्ड उसको छोड़ो, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो बना लो। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, यही ना? 3 सिंगल बॉन्ड आपने बना लिया, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना तो है ही है, ये देखो, ठीक। और ये वाला भी घर तो बनाना ही है, पेंटागन। गजब का स्ट्रक्चर नहीं है? सबका सही है, गुड। फिर आपने क्या किया? 3 मोल जिंक का डाल के इस पूरे को गायब कर दिया, है ना? ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा होगा, ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ा होगा। तो क्या बना? ऊपर ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक। नीचे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे करके डबल बॉन्ड लिख सकते हो। देखो, आप में हो सकता है कोई ऐसा लिखा हो डबल बॉन्ड, फिर ये वाला ऐसे डबल बॉन्ड, ये वाला ऐसे, बना? हाँ या ना? चलो एक बेहतरीन ट्रिक देता हूं। अब आप लोग सोच रहे हो इतना मेहनत करवा लिया, अब जाके ट्रिक दे रहे हो। मैंने प्रोसेस आपको प्रॉपर बता दिया, और आखिरी में ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक ओजोनोलिसिस बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बेहतरीन ट्रिक है ओजोनोलिसिस का। आप जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड देखो, जहाँ कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड देखो, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और बस एक ही बात बोलो, ओ लो निकल लो। देखो, आपने इसको क्या दे दिया? ओ दे दिया, डबल बॉन्ड ओ, प्लस इसको भी आपने क्या दे दिया? ओ दे दिया, और निकल लो। ओ लो निकल लो। यही आपका एक बेहतरीन ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने होंगे। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, है ना? आपने क्या डाला इसमें? ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, डबल बॉन्ड को तोड़ा, और थोड़ा सा खिसका करके क्या दे दिया? ओ दे दिया। देखो, डबल बॉन्ड ओ, दूसरे वाले कार्बन को भी आपने ओ दे दिया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना? अब ये वाला अगला क्वेश्चन था। देखो, आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, इसको ओ दिया, इसको ओ दिया, इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, इसको ओ दिया, इसको ओ दिया, बोला ओ लो निकल लो। देखो, कितना सिंपल है। बेंजीन आपके पास था, आपके पास बेंजीन था, कितने बॉन्ड हैं? 3। आपने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, हर एक को क्या दिया? ओ। आपने कहा ओ लो निकलो। देखो, ये बॉन्ड तेरा ओ लिया, ये देखो, ये बचा। कितना आसान है। ओ लो निकलो। ये है ओजोनोलिसिस का ट्रिक। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओजोनोलिसिस के बाद 2 एडिशन रिएक्शन और बच रहे हैं, एक लिंडलार कैटलिस्ट और दूसरा लिक्विड अमोनिया। फिर जाकर के हम एलिमिनेशन पे आएंगे। देखना, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है बेटा,
जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हो, तो हाइड्रोजन का एडिशन 3 तरीके से होता है। हाइड्रोजन का एडिशन 3 तरीके से होगा। सब इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। तो मैंने मान लो अभी क्या डाला था, निकल, याद आ रहा था किसी को, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो भैया कुछ नहीं, सिंपल H लगेगा तो बन जाएगा CH2, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक मिनट, मैं छोड़ो, एक मिनट रुको, मैं एल्कीन का तो बहुत सारे करा चुका हूँ, एल्काइन का देख लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, तो अब एल्काइन के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। आओ देखते हैं, पहले आपने H2 डाला तो भैया एक बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ लगा, एक H यहाँ लगा, तो क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH। फिर से आपने इसमें क्या डाल दिया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, बताओ क्या होगा, फिर से वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H इस लो मिलेगा, एक H इसको, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3, हाँ या ना। लेकिन सोचो जरा, अगर यहाँ पे है और आपने H2 डाला, लेकिन H2 PDBaSO4 के प्रेजेंस में डाला, PDBaSO4 को लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, LLC। क्या है ये, LLC। आपके बुक में NCERT ने इसी को कार्बन यानी कि कोल के प्रेजेंस में डाला है, यानी कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोल। तो आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन हो या H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 हो, इसको क्या बोलेंगे, लिंडलार कैटलिस्ट। इससे जो एडिशन होगा उसे सिस एडिशन बोलेंगे। अभी जो एल्कीन बनेगी ना बेटा, अब इसकी कंडीशन क्या है कि एक H ऊपर से यहाँ से, तो दूसरा H भी यहीं से अटैक करेगा। अब दोनों H ऊपर से अटैक करें, दोनों CH3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे के साइड। तो इस तरीके से दोनों CH3 नीचे आ गए यहाँ पे, और दोनों H ऊपर हो गए। बताओ इस एल्कीन का नाम कौन सा एल्कीन, सिस या ट्रांस, तो हो गया आपका सिस एल्कीन, ठीक है ना। अब जल्दी से मुझे बताओ, किसकी प्रेजेंस में सिस एल्कीन बनता है, लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अच्छा, अभी अगर लिक्विड अमोनिया होता यहाँ पे, लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो उस केस में जो एडिशन होता है वो ट्रांस एडिशन होता, और ट्रांस एडिशन होता समझ गए होगे, एक H ऊपर से आएगा तो एक H नीचे से आएगा, तो ये बन जाएगा CH C ऊपर H, यहाँ आया CH3, अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे H, इसे बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। अगर आप एल्काइन में निकल प्लेटिनम डाल दिया तो जैसा है वो तो होगा ही, लेकिन अगर लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया है तो सिस एल्कीन बनेगा, और अगर लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम यूज किया है तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। LLC का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिंडलार कैटलिस्ट, इस ये है PDBaSO4, या NCERT के अकॉर्डिंग PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इसी के साथ आपका एडिशन रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एलिमिनेट होगा, कोई भी चीज़ क्या होने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है। दो टाइप के रिएक्शन, इसी एलिमिनेशन को सबसे पहले मैं बीटा एलिमिनेशन की बात करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे, आप सबने सुना होगा कि कोई रात में दारू पीता है, अगले दिन सुबह उसका सर दर्द करता है तो वो नींबू पानी पीता है। तो नींबू पानी में ऐसा क्या खास बात है कि वो दारू के नशे को गायब कर देता है? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो भाई तो फिर बताऊंगा कि नींबू पानी में न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है, यही तो सीखना है। आखिर नींबू पानी काम कैसे करता है? एक एसिड है, एक बेस है। ओके, आओ चेक करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है अल्कोहल से पानी निकालना, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल से पानी निकालने का काम आपका है, देखो कैसे निकालते हो। जो पानी आपने डाला था पेट में डालने से पहले, पेट में डालने के बाद उसी पानी को निकालना पड़ेगा, तब जा कर के आपका नशा उतरेगा। आओ देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH। सबको पता है यही अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब आपने क्या किया, आपने इसमें कोई भी एसिड डाल दिया। नींबू पानी में क्या होता है, एसिड तो होता है। आपने कोई एसिड डाल दिया तो जो एसिड होगा, मान लो ये एसिड H+ जो है वो H+ आएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाएगा और इससे क्या होगा CH3CH2 और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन ने औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर मजबूरन में ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा और जैसे इसने ये बॉन्ड तोड़ा तो बना क्या, CH3, इस कार्बन के ऊपर CH2, कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और H2O बाहर निकल गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, ये वाला कार्बन, जिस कार्बन पे ये है, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस, अब देखो कैसे, फिर से देखना है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना हमेशा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन, है ना। तो अभी अल्फा कार्बन से कौन गायब हुआ, OH गायब हो गया। अभी OH के बदले यहाँ पे जो बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हमें गायब करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन डाला है उसे निकालना भी तो है। हाइड्रोजन जो आपने डाला था अभी, वो उस हाइड्रोजन को निकालोगे। कहाँ से निकाला हमने, बीटा से। और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला, आप सोच रहे हो हाइड्रोजन निकालने वाला कौन है, ये भी तो हो सकता है दिमाग में आया हो। बताओ, हाइड्रोजन किसी को छोड़ के आया था, हाइड्रोजन किसी को छोड़ के आया था ना। तो भैया Cl को छोड़ करके हाइड्रोजन मस्त आया और उसने ऑक्सीजन को देख लिया, अब उसके साथ जुड़ लिया। Cl बेचारा देखा कि शाम तक इंतजार कर रहा, हाइड्रोजन आया ही नहीं घर पे, ढूंढने के लिए निकल दिया। अब वो देखता है कि उसका वाला तो किसी और के साथ हो लिया, तो उसने कहा चलो ठीक है, चिंटू नहीं मिंटू सही, उसी के जैसा तो है, तो इसको लेके निकल लेगा। और इन दोनों के बीच में कौन सा कार्बन बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो पेट में अल्कोहल है, जैसे नींबू पानी उसमें गया तो उसने क्या किया, H2O के अंदर से, अल्कोहल के अंदर से H2O बाहर कर दिया और क्या बना दिया, एल्कीन। अब एल्कीन पेट में डाइजेस्ट कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। जिनकी डाइजेशन नहीं होगा वो वोमिटिंग कर देंगे और फटाफट पूरा नशा बाहर। कितना सिंपल है ना। ओके, एनीवे इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला सवाल जरा इधर देखें, ये तो बहुत सिंपल सवाल मैंने करा दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने कहा CH3 CH3 और CH2 और यहाँ पे CH3 लिख दिया और इस बार OH मैंने यहाँ पे रखा।
ध्यान से देखना। अब मैंने इसमें एसिड डाल दिया। अब आप सबको पता है एसिड में जहाँ से OH माइनस जाएगा उसके बगल वाले पोजीशन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है क्योंकि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो बताओ हाइड्रोजन अगर यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे, और अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि भैया अगर मैं दोनों चांस लेके चलते हैं, ठीक है, एक बार मैं हाइड्रोजन यहाँ से भेजूंगा, एक बार मैं हाइड्रोजन यहाँ से भेजूंगा। तो मैंने जब यहाँ से हाइड्रोजन भेजा तो यहाँ CH2 बचा, डबल बॉन्ड आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। और अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड हटाता तो क्या बनता बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप लोगों ने अगर ढंग से मुझसे पढ़ा है तो आप बताओगे इन दोनों में कौन सा एल्कीन मेजर होगा। दो एल्कीन हैं और दोनों एल्कीन में से एक एल्कीन मेजर होगा, एक एल्कीन माइनर होगा। कौन मेजर होगा, जो स्टेबल होगा। कौन है, सेकेंड वन। वेरी गुड। क्या देखा आपने, अल्फा हाइड्रोजन ने हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया माइनर। बेटा इसी को सेट-जेफ रूल बोलते हैं, लिख देता हूँ, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा या अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। देखो ये डबल बॉन्ड हो गया तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो गया तो इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन, और जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन उतना ही मेजर बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्लियर हो गया ना। तो ये जो एलिमिनेशन है कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। क्यों बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि जहाँ से OH जा रहा है उसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन गायब हो रहा है, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। नोट करें इसे। नेक्स्ट है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो डी का मतलब निकल जाना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, एंड आगे क्या है, हेलोजन। आगे फिर है एसन। एसन का मतलब होता है प्रोसेस। हेलोजन तो हेलोजन ही है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और डी का मतलब रिमूवल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ निकलना होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकलना। कहाँ से, एल्कोहल से, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहलाया। इस रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। आप चेक कर लेते हैं इसको। ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, बीटा एलिमिनेशन। ये रिएक्शन भी आपका बीटा एलिमिनेशन होगा। इस रिएक्शन भी हम बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आओ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सामने आपके, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Br, और मैं इसमें एल्कोहलिक बेस डालता हूँ। एल्कोहलिक बेस का मतलब एल्कोहलिक KOH। कोई भी एल्कोहलिक बेस यूज कर सकते हो आप एल्कोहलिक KOH यूज करो, एल्कोहलिक NaOH यूज करो, एल्कोहलिक CaOH का होल ट्वाइस यूज करो, कुछ भी यूज करो, ठीक है ना बेटा। अब बताओ ये अल्फा है तो ये क्या होगा, तो अगर अल्फा से Br जा रहा है तो बीटा से क्या जाएगा, H जाएगा। और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। ओके, फिर से यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। CH सिंगल बॉन्ड
CH2 CH3, यहाँ पे मैंने Br लगाया। अब बताओ बेटा, एल्कोहलिक KOH मैंने यहाँ पे डाल दिया, बताइए क्या होगा? एक जगह से तो Br जाएगा, अब H कहाँ कहाँ से जा सकता है? ये भी बीटा है और ये भी बीटा, कहाँ कहाँ से जा सकता है? दो जगहों से। यहाँ से जाएगा तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, प्लस यहाँ से जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब बताओ मेजर कौन माइनर कौन? नीचे वाला मेजर हो गया और ऊपर वाला माइनर हो गया। इस रिएक्शन का नाम बताओ? डिहाइड्रो हेलो। क्या हो देखना ज़रा ध्यान से। CH3, अगर मैं CH2 यहाँ पे Br लगाता हूँ और CH2 CH3 और मैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डालता हूँ, ध्यान से सुनना, एल्कोहलिक KOH डालता हूँ। क्या हो अगर मैं ये क्या है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा और ये क्या है बेटा गामा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ लेकिन बीटा के बजाय गामा से हाइड्रोजन हटाऊँ, यहाँ से हैलोजन हटाऊँ और बीटा के बजाय अगर गामा से हाइड्रोजन हटाता तो इस एलिमिनेशन को क्या नाम देते? और उस केस में क्या बनता पता है? CH2 CH2 CH2। क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये किसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगा? इसके साथ, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? गामा एलिमिनेशन। और फिर एक रिएक्शन है रीअरेंजमेंट। बहुत ही आसान, जैसे आप लोगों को मैंने नॉर्मल, आइसो, नियो बताया था ना, सेम वही है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3 और इसमें मैंने एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 मैंने इसमें डाल दिया। तो ये जो इसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन। ये इसका एक और आइसोमर है, कौन? आइसोब्यूटेन। तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। बस इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर सोचो एन पेंटेन होता तो वो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाता, वो होता रीअरेंजमेंट। ठीक है ना? तो अभी आपने क्या किया? एडिशन रिएक्शन कर लिया और एलिमिनेशन रिएक्शन कर लिया और रीअरेंजमेंट कर लिया। हाँ, अब हमारे पास बचा क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि अभी मान लो रिएक्शन कराया, इस रिएक्शन के बाद उन्होंने बोला कि एल्कोहलिक KOH डालने पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट का बनने का रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है? पहला ऑप्शन अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन या डेल्टा एलिमिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर भैया 3 का चेन बन रहा है तो गामा एलिमिनेशन, 4 का बन रहा है तो ये साइकिल अगर 4 का बनता तो डेल्टा एलिमिनेशन होता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है? तो 3 का बनेगा तो गामा एलिमिनेशन, 4 का साइकिल बनेगा तो डेल्टा एलिमिनेशन बनेगा, और अगर कोई साइकिल नहीं बना तो बीटा एलिमिनेशन होगा। प्रोडक्ट बना के वो पूछेंगे कि कौन सा एलिमिनेशन है। ओके।